क्या आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है? क्या सनशाइन एक्ट बुलाए जाने वाले कानून पे अंधेरा करने की कोशिश की जा रही है? आज हम ये देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट जो चैलेंज आया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया है। ऐसे कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के बनाए गए इस कानून के ऊपर जिसकी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन को खतरा हो सकता है। यही नहीं, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन उसका स्कोप कितना है यह जानना कितना जरूरी है इस केस के आउटकम के लिए। और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं डीपीडीपी एक्ट के अंदर जिसकी वजह से इवन कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरटीआई एक्ट को मॉडिफाई किया गया है बाय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट्स रूल्स। दोस्तों 2017 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे जस्टिस बीएन श्री कृष्णा जी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि भारत में जो है बहुत सारी इंटरनेट पे ऑपरेट करने वाली डिजिटल एंटिटीज हैं जो हमारे सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करती हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे 2019 में एक बिल आता है जिसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाता है। उसके बाद दोबारा से यह बिल आता है 2021 में। इसके ऊपर एक कमेटी बनती है। 2022 में कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और उस कमेटी की रिपोर्ट को में इतने चेंजेस बताए जाते हैं, इतने अमेंडमेंट बताए जाते हैं कि साल 2023 में सरकार कहती है कि हम ये पुराना वाला बिल विड्रॉ कर रहे हैं और नया वाला बिल लेके आ रहे हैं, और नए वाले बिल को पास कर देती है 2023 में। इस कानून का नाम रखा जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन साथ ही साथ एग्जिस्टिंग कानूनों में कुछ बदलाव भी लाए जाते हैं। बिकॉज एग्जिस्टिंग कानून जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑलरेडी डील करते थे सम एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी से, सम एस्पेक्ट ऑफ आईटी से। अब इस पर्टिकुलर कानून के अंदर रूल्स रिलीज किए गए नवंबर 2025 के अंदर। तो इन रूल्स को जब रिलीज किया गया, एक्ट और रूल्स दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि संवैधानिक वैधता के ऊपर चैलेंज किया गया। और यह चैलेंज इज पार्ट ऑफ 3 parties who have filed 3 PILs यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन द सुप्रीम कोर्ट। एक पार्टी है NCPRI, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी संस्था है जिसने आरटीआई एक्ट जो 20 साल पहले पास हुआ था उसको पास कराने में मदद की थी। दूसरी संस्था है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, जो कि रिपोर्टर्स की एक संस्था है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले लोगों की एक संस्था है। और तीसरा है वेंकटेश नायक जो ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट है। इन सब की जो भी पिटिशंस है उनके अंदर डीपीडीपी एक्ट के ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं। एक एक करके उन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल यह उठाया जाता है कि डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, उसके अंदर एक सेक्शन है जो है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या करता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक बदलाव लाता है। सो आप एक एक्ट पास कर रहे हो, कानून पास कर रहे हो लोगों के डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उससे आप आरटीआई एक्ट में एक बदलाव लाते हो। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 सब सेक्शन वाई क्लॉज नंबर जे में, सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर जे। बदलाव ये लाते हो कि पहले आरटीआई एक्ट या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जब आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो ना, तो कुछ केसेस में, कुछ परिस्थितियों में उस इंफॉर्मेशन को देने से मना किया जा सकता है। उनमें से एक सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से थर्ड पार्टी का डेटा मांगते हो, थर्ड पार्टी मतलब उसके पास, किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास किसी और व्यक्ति का डेटा पड़ा हुआ है, अगर आप वो डेटा डिमांड करते हो तो वो पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकता है। इट कैन बी रिफ्यूज्ड, बट इफ दैट एक्टिविटी रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट और दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट है ना, तब आपको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। उदाहरण के तौर पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के एसेट्स के बारे में जानना चाहते हो, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आरटीआई एक्ट के अंदर इंक्लूड करवाया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। इसका मतलब ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन आरटीआई एक्ट। अब अगर
आप ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो किसी और के बारे में, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इसका मतलब आप जिससे इंफॉर्मेशन मांगोगे, जो है PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसे ये देखना होगा कि जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसमें प्रिवेसी वायलेट होती है या नहीं होती है। अगर प्रिवेसी वायलेट होती है तो क्या यह प्रिवेसी वायलेट करने के लिए जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में यह बाहर आनी जरूरी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे एसेट्स हैं किसी जज के पास तो पब्लिक इंटरेस्ट में बात बाहर आनी चाहिए। सो दैट मीन्स प्रिवेसी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट ये मेजर करना पड़ता है एक PIO को। अर्लियर इन RTA एक्ट दिस वॉज द इंफॉर्मेशन और दिस वॉज द क्राइटेरिया, बट DPDP एक्ट से बोला गया कि अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हो on the grounds of privacy or on the grounds of being personal information, it can be rejected. तो रिजेक्ट करने के ऊपर ना क्वालिफिकेशन था कि आप यूं ही नहीं रिजेक्ट करते थे किसी की RTI को, आपको ये बताना पड़ता था कि वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और पब्लिक इंटरेस्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट यहां पे अब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कह सकते हो कि सर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ये जानकारी आप नहीं मांग सकते हो, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा ये जानकारी देने से। जिसका मतलब है कि RTI एक्ट के अंदर एज अ सिटीजन मेरे सवाल पूछने के अधिकार डाइल्यूट हो रहे हैं। दूसरा कंसर्न इस पर्टिकुलर कानून से यह है कि आप ये देखो कि आप कोई चीज चिजल कर सकते थे। चिजल मतलब आप ये निकाल सकते थे कि हां ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा लेकिन ये इंफॉर्मेशन दे दूंगा क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी। लेकिन अब आपने हथौड़ा ही मार दिया उसको और कहा कि भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जाइए आपको जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि प्रिवेसी यानी कि राइट टू प्रिवेसी को ब्लैंकेट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए गए इस पिटीशन के अंदर यह कहा गया है कि जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, यानी केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि प्रिवेसी फंडामेंटल राइट तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर केस में प्रिवेसी को ही आप प्रेफरेंस दोगे, नहीं नहीं नहीं। प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनने के लिए या उसको कंप्लीटली अगर आपने प्रिवेसी को प्रायोरिटी देनी है अबव द अदर थिंग्स, है ना, तो यह काम नहीं हो सकता है। आपको अगर किसी के राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करना है तो उसके लिए देयर आर सम कंडीशंस विच कैन बी पॉसिबल और उसी को ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। पुट्टास्वामी केस का ट्रिपल टेस्ट ऑफ प्रिवेसी वायलेशन। फर्स्ट इज आपको यह दिखाना होगा कि लेजिटिमेट एम है, लेजिटिमेट एम है प्रिवेसी को वायलेट करने का। लेकिन दूसरा आपको यह दिखाना होगा कि प्रिवेसी को वायलेट करने के लिए हमने लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर लिए हैं। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर का मतलब है कि हर सिनेरियो में, हर सर्कमस्टांस में हम सभी इंफॉर्मेशन को मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मना कर रहे हैं। तो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट यह है कि ब्लैंकेट बैन इज नॉट द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर, प्रीवियस वर्जन ऑफ द सेक्शन 8 वाज इनफ। क्योंकि प्रीवियस वर्जन में आप ये देखते थे कि कहीं ये इंफॉर्मेशन रिलीज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व तो नहीं मिलेगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो आप प्रिवेसी को ओवरराइड कर देते थे। तो यहां पे ये सवाल उठता है, इसीलिए ये सवाल आया कि आपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह आपने एक ब्लैंकेट बैन ही लगा दिया। तो अब दूसरी कंसर्न यहां पे ये रेज की गई है कि सरकार या सरकार की कोई भी अथॉरिटी डेटा के करेक्शन और डेटा के इरेजर यानी कि पर्सनल डेटा को करेक्ट करने और पर्सनल डेटा को इरेज करने के लिए ऑर्डर दे सकती है, निर्देश दे सकती है। डेटा प्रिंसिपल इस एक्ट में कौन है? जिस व्यक्ति का डेटा एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के पास है, जिस संस्था के पास डेटा है उसे डेटा फिडुशरी कहते हैं और जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का वो डेटा है उसे डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। अब यहां पे ये कहा गया है कि डेटा प्रिंसिपल ये कह सकता है कि आपके पास अगर मेरी कंसेंट के बिना लिया गया कोई डेटा है, कोई जानकारी है, तो आप उसे इरेज कर दीजिए। देखिए आमतौर पे तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम सिटीजन हैं, हम नागरिक हैं, बहुत सारी कंपनीज, वेबसाइट्स हमारा डेटा लेती हैं। अगर हमारा कंसेंट ना हो और वो उस डेटा को
को अपने पास स्टोर करके रखे तो ये गलत बात है। तो इस पॉइंट पे तो बात बनती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट जबकि किसी स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या किसी और कंसर्न से अपनी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, है ना, तब वो बहुत सारा डेटा गैदर करते हैं। और डेटा गैदर करते वक्त अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति का डेटा गैदर कर दे जिसने कोई स्कैम किया है ना, या कोई पर्टिकुलर स्कीम में मिस रेगुलरिटीज देखने को मिली है, अगर ये डेटा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी कि डेटा फिडुशरी अपने पास स्टोर करके रखता है, तो क्या इसका इस सेक्शन 12 का प्रयोग करके जिस व्यक्ति का वो डेटा है वो कह देता है कि इसने मेरी कंसेंट के बिना ये इंफॉर्मेशन ली है? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दौरान आपको अगर कोई स्कैम ढूंढ के निकालना है या कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ढूंढ के निकालना है तो आपको फाइल नोटिंग्स ढूंढनी पड़ती है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ये निकालना पड़ता है। लेकिन अगर इस डेटा को पर्सनल डेटा का नाम दे दिया गया तब क्या? इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई पर्सनल डेटा, और ये पर्सनल डेटा की क्लासिफिकेशन इस कानून के अंदर बहुत स्पेसिफिकली नहीं की गई है। एक और कंसर्न है, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और यह पता लगता है कि उसने मुझे कंसेंट के बिना डेटा दिया था, तो मेरे ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है अप टू 250 करोड़। अगर आप ये देखोगे ना कि इस एक्ट से कंप्लाई करने के लिए भारत में अब जो भी नए स्टार्टअप बनते हैं वो अपना 15 से 20% इनिशियल बजट जो होता है ना स्टार्टअप का, वो इस एक्ट को कंप्लाई करने में लगाते हैं। तो इससे एक कंसर्न भी रेज हुआ है कि आपकी जो कैपिटल है जो स्टार्टअप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसका एक बड़ा पोर्शन जाता है टू कंप्लाई विद दिस। तो इसका मतलब है कि अगर कोई रिपोर्टर है जो किसी स्कैम को ढूंढना चाहता है या किसी इरेगुलरिटीज को हाईलाइट करना चाहता है तो उसके लिए एक पेनल्टी का प्रोविजन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पिटीशन डाला है। एक और प्रॉब्लम है सेक्शन 36 द पावर टू समन द डेटा फिडुशरी एंड डिस्क्लोज एनी सोर्स। वंस अगेन जो आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर है, उनका यह मानना है कि देखिए हमारे सोर्स तो गुप्त होते हैं और हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अगर हम वो डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं और हमें वो सोर्स रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट समन करती है, हमें डिस्क्लोज करने के लिए जबरदस्ती जबरन बोलती है, तो हमारे लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन थ्रेटन विसल ब्लोअर्स, दिस इज देयर एलिगेशन, कि अगर कोई मिस गवर्नेंस को हाईलाइट करना चाहता है लेकिन कंसेंट के बिना डेटा ले रहा है, क्योंकि कंसेंट तो नहीं लेगा ना, तो उस व्यक्ति को भी क्या पनिश किया जाएगा, उस व्यक्ति को भी समन किया जाएगा, उसके आइडेंटिटी को रिवील किया जाएगा। This is also a question mark over here. So central government for the purpose of the act can require the data protection board and fiduciary to furnish information as it may call for. तो एक तरफ privacy को प्रोटेक्ट किया जा रहा है लेकिन वहां पे अथॉरिटीज की privacy को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यहां privacy को वायलेट करने की कोशिश हो रही है क्योंकि यहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन को डिमांड किया जा सकता है जैसी सरकार चाहती है। तो सरकार इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अपना अपर हैंड तो ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको दिखाने का या इसको प्रूव करने का एक और एस्पेक्ट है कि सरकार के दिए गए इस ऑर्डर को, सरकार के दिए गए इस निर्देश को चैलेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन to review this, there is no provision to appeal. I know there is an provision to appeal a dispute, लेकिन सरकार के इस ऑर्डर को चैलेंज करना मुश्किल है। ये एक कंसर्न है। एक आखिरी कंसर्न जो पॉइंट आउट किया गया है वो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और उसकी कॉम्पोजिशन को लेकर। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो रेगुलेटर है एक तरीके से, ठीक है, जो एडजुडिकेट करेगा मामले, कहां कहां पे डेटा गलत तरीके से कलेक्ट किया गया, गलत तरीके से स्टोर किया गया, उसको मैनेज करने के लिए, देखने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप की है जिसको कहते हैं डीपीबीआई, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, डीपीबीआई।
डिजिटल पर्सनल डेटा बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो डीपीबीआई है, ये जो डीपीबीआई है, इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी मैं इसकी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डीपीबीआई जो है, इसकी कॉम्पोजिशन यानी इसकी मेंबरशिप डिसाइड करने के लिए ना जो कमिटी है दोस्तों, जो कमिटी है उसमें सब सरकार के व्यक्ति हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन है, बाकी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्रेटरीज, एक्सपर्ट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। सो देयर आर all these people who all will be appointed by the central government, who will be adjudicator in cases where data has been illegally kept or stored or managed. And the most important thing is that government सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्ट करती है हमारे देश के अंदर। गवर्नमेंट बहुत केसेस में डेटा कलेक्ट करती है और उसको इस एक्ट के एम्बिट से बाहर रखा गया है। सरकार के पास ये चैलेंज किया गया, कोर्ट के पास ये चैलेंज किया गया। 16 फरवरी को सरकार को नोटिस इशू किए गए और यह कहा गया कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, यानी 5 जजेस के बेंच को इस मामले को सुनने के लिए कहेंगे और हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां तक बात आती है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(j) की, तो वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, क्या आप आरटीआई में मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते हो, ये शायद हमें डिफाइन करना पड़े। तो नजर बनी रहेगी कि कोर्ट इस पर्टिकुलर मामले में किस चीज को फेवर करता है। क्या वो एक्ट के कुछ पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर एक नजर बनाए रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं अपने एपिक कोर्स के अंदर। अपने एपिक कोर्स में हम प्रीलिम्स 2026 के लिए रेलेवेंट करंट अफेयर्स उठा के वो डिस्कस करते हैं और बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज कंटेंट के द्वारा आप उसे प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवाइज कर सकते हो अलोंग विद द लाइव लेक्चर्स एज वेल। तो एक बार रिवाइज कर लें, क्या था? आरटीआई को अमेंड करना, पब्लिक इंटरेस्ट के ओवरराइडिंग फीचर को रिमूव करना एक कंसर्न है, कंसेंट रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये कंसर्न है, सर्वेलेंस की तरह कि एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो किसी भी न्यूज मीडिया आउटलेट से उनके डेटा को मांग सकते हैं, दे कैन आस्क फॉर रिवीलिंग दैट पर्टिकुलर डेटा और आइडेंटिटी। एंड लास्ट इज कि ये जो बोर्ड है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, इसकी मेंबरशिप सरकार खुद डिसाइड करती है, लेकिन सरकार खुद ढेर सारा डेटा कलेक्ट करती है और इसके अंदर एम्बिट में नहीं आती। ये सवाल है, सवालों के जवाब कोर्ट देगा। जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।